तो देखो बच्चों, क्लास 12 में आप लोगों को स्टार्ट करना है, पहले से 9th क्लास आपको भी और आपको भी। मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन का कुछ समझाता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओगे और आप अपनी चीज़ों को समझ पाओगे। और फिर उसके बाद मैं आपको 12th क्लास में आप पे शिफ्ट होता हूँ और मैं आप लोगों के डाउट्स लेके चलता हूँ, फिर कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा। देखो बच्चों, एक चीज़ समझा रहा हूँ, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपके पास में जहाँ पर आपकी जो सोल है, मतलब वो आपके पास टुवर्ड्स विनिंग जा रही होती है, और एक होता है आपकी सोल जो टुवर्ड्स लूजिंग जा रही होती है। आपके बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट फील करते हो, और कुछ दिन आपके ऐसे होते हैं जब आप ऐसे लोगों के साथ में होते हैं जो आपको डिस्करेज कर रहे हैं और आप में डिस्करेजमेंट फील करते हो। मतलब ऐसे दिन होते हैं आपके कि जब आप डिस्करेजमेंट फील करते हो। इन दोनों में आपको चीजें मैं समझाता हूँ मैं आपके पास। आप ये समझ के चलो कि आप अगर कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, तो कंप्यूटर के सीपीयू पर काम करते समय पर आप उसको एक कमांड दोगे, तो कौन से कमांड को पहले एग्जीक्यूट करेगा? जो पहले आपने दिया होगा, या जो चीज उसके पास में सिस्टम में डिजाइन होगी कि उनको पहले एग्जीक्यूट करना है। तो आपके अकॉर्डिंग आप ये प्रायोरिटीज कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करोगे, कंप्यूटर डिसाइड करेगा, या कोई और डिसाइड करेगा? प्रोग्रामर डिसाइड करेगा जिसने उस मशीन को बनाया है। क्यों डिसाइड करेगा वो? क्योंकि प्रोग्रामर ने मशीन ऐसी बनाई है कि वो ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी निकाल सकता हो। तो आपकी बॉडी सबसे पहले क्या डिसाइड करती है? आपकी बॉडी सबसे पहले डिसाइड करती है कि आपको भूख कितनी लगनी चाहिए, आपको नींद कितनी आनी चाहिए, आपको सोना कब चाहिए। बॉडी पहले ये डिसाइड करती है ना आपकी। आपको प्यास कब लग रही है, आपको पानी कब चाहिए, आपको हार्ट बीट कैसे चलनी है। तो ये क्या आपको डिजाइनर ने आपको डिजाइन इस तरीके से किया है। तो क्या सच में आपके डिजाइनर ने आपको कभी एनकरेजमेंट या कभी डिस्करेजमेंट के लिए डिजाइन किया है? क्या कभी भी आपको जो आपका क्रिएटर है, कभी वो आपको मोटिवेट या डिमोटिवेट करना चाहता है? नहीं करना चाहता। तो वो हमेशा क्या चाहता है आपके पास में कि आपको बढ़िया मशीन बनाकर दी है कि आप उसकी बेस्ट फंक्शनिंग पर काम कर सको। आप ध्यान से समझो। इसी जगह पर आपके उसमें आपका टीचर आता है। आपका जो भी रिजल्ट निकलता है, एक इंस्टीट्यूट का जो भी रिजल्ट निकलता है, एक बच्चा अपनी लाइफ में जो भी कुछ अचीव कर पाएगा, उसका 90% हाथ आपके पास में उसके टीचर का होता है कि वो उसको गाइड किस तरीके से करके चल रहे हैं। वो उसके प्रोग्रामर है। उनको पता है कि सिलेबस कितना है, उनको ये भी पता है कि वो सिलेबस को खत्म कितने टाइम में कराना है, तैयारी कैसे करनी है, और वो पक्का समझते हैं कि जो भी मशीन उनको बनाकर दी जा रही है उसका बेस्ट यूज क्या होगा। ठीक है, आप समझ जा। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, पहले तो आप इस चीज को समझो कि हम आपका बेस्ट यूज करना चाहते हैं। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप अपने टाइम का बेस्ट यूज कैसे कर सकते हो। इन सारी चीजों को करने के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास में आपकी प्रोग्रामिंग की। और उसके लिए क्या होता है, टीचर अपने लेक्चर को डिसाइड करता है। टीचर में लेक्चर 3 तरीके से लेके चलता है। सबसे पहले वो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेगा, दूसरे बाद वो आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन देके चलेगा, और तीसरी बात है आपके इसमें आपका टेस्ट लेके चलेगा। आप तीनों में से अगर आप एक भी स्टेप आप मिस करते हो, जैसे कि आपने कॉन्सेप्ट को मिस कर दिया, अगर आपने कॉन्सेप्ट को कभी भी मिस कर दिया तो क्या आप चैलेंजिंग क्वेश्चन कर पाओगे? चैलेंजिंग क्वेश्चन को आपने किसी के साथ देख कर लिया, तो क्या आप कभी टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो पाओगे? तो जब आप ये तीनों चीजें नहीं कर पाओगे तो क्या आपका बोर्ड में रिजल्ट आएगा? आप किस तरफ जाओगे, एनकरेजमेंट या डिस्करेजमेंट? किस तरफ जाओगे? आपको डिस्करेज कौन कर रहा है? ये डिस्करेज करने वाला कौन है? कोई एक्सटर्नल फैक्टर है? क्या कोई एक्सटर्नल फैक्टर आपको डिस्करेज कर रहा है? मैं मान लो आपसे कहता हूँ कि आपकी पूरी तैयारी, आप मेरे पास आते हो और मैं आपसे कहता हूँ कि यार तू फेल हो जा। आपको लगता है कि आप उस बात पे यकीन करोगे और जाके एग्जाम में फेल हो जाओगे? आप बिना तैयारी के मेरे पास में आते हो, मैं खूब अच्छे से आपको पुश करता हूँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, कॉपी किताबें बंद कर दो, घर जाओ, जाके पेपर देकर आओ, और तुम्हारा पेपर बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तुम्हारा पेपर अच्छा हो सकता है? आपको कोई एक्सटर्नल फैक्टर ना आपको एनकरेज कर सकता है ना डिस्करेज कर सकता है। बेसिकली क्या है कि आप अंदर से सच जानते हो। और मैं आपसे हमेशा यही कहता हूँ, आप अपने आप को अंदर का जो आपका सच है, आप उसके साथ कनेक्ट करो, सच के साथ कनेक्ट करो। आपको अपनी कुछ हाइड मत करो, कुछ मत छुपाओ, और देखो किसी भी टीचर के पास जाओ, उसके टीचिंग प्लान को समझ के उसके साथ अलाइन करो। हकीकत में मैं मानता हूँ, हो सकता है किसी टीचर का टीचिंग प्लान आपको ना पसंद आए, हो सकता है कोई और का पसंद आ जाए आपके पास में, आपको जिसका पसंद आ जाए आप उसके साथ अपने आप को अटैच करके काम करना शुरू कर दो। बिल्कुल 100% ट्रुथ मानो आप, ये सच है। मतलब एक टीचिंग प्लान सबके लिए काम नहीं कर सकता, बिल्कुल मानता हूं। तो यहाँ पर अगर आपका टीचर आपके हिसाब से बार बार प्रोग्राम को चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब वो आपको मशीन सच में नहीं बना पा रहा। आप उसके प्रोग्रामर नहीं हो, आप अपनी मशीन के प्रोग्रामर सच में नहीं हो, आपको बनाया नहीं गया इस तरीके का। आप कितने बड़े से बड़े लैपटॉप अगर यूज कर रहे हो, कंप्यूटर का आप यूज कर रहे हो, उस पूरे के पूरे कंप्यूटर को जिस तरीके से डिजाइन किया गया कि वो अपनी एफिशिएंसी बेस्ट निकाल सके, वो आप नहीं हो। आप तो उसको यूज ही तो कर रहे हो, आप केवल उसके यूजर हो।
आप वो प्रोग्रामर नहीं हो जिसने वो पूरे कोर्स लिखे, जिसने वो सब कुछ बनाया कि मशीन अपनी बेस्ट एफिशिएंसी में काम करेगी, कैसे आपके उसमें ब्लूटूथ से कनेक्ट होगी, कैसे उसके अंदर एआई काम करेगा। आप एआई का यूज कर सकते हो, आप एआई तो नहीं हो ना। तो बस मैं आपसे यही चीज कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर अपने आप को एनकरेजमेंट फील कर रहे हो या डिस्करेज फील कर रहे हो, उसके रीजन सच में आप हो, आपके अलावा कोई भी नहीं है। और हाँ, ये एक बात पक्की है, आप एनकरेज फील करते हो, आप उसका थैंक्स बोलने के लिए किसी को सोचते हो। आप डिस्करेज फील कर देते हो, उसके लिए भी आप किसी एक को जिम्मेदार ठहराते हो कि इसकी वजह से मेरे साथ बुरा हो रहा है। बस सच ये है कि आप वो वेक्टर हो जो ऐसा कर रहा है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, आप अपने आप से कनेक्ट हो, और अपने आप से कनेक्ट होकर अपने 3 पार्ट्स पे ध्यान दो। आपको हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको आपकी टीचर सिखाएंगे और अपनी हर क्लास में सिखाएंगे, क्लास मिस मत करो। दूसरी चीज, हर चैलेंजिंग क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करो। वो आप तब कर पाओगे जब आपने जो क्वेश्चन जिस क्लास में सिखाया गया उसको जाते आप उसको रिपीट कर लोगे आप, और वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। आप चैलेंजिंग क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करोगे, आपका अपने आप टेस्ट देने का मन करेगा, उसके लिए आप प्रिपेयर करोगे। आप कोचिंग के टेस्ट देके चलोगे, आपके बोर्ड के टेस्ट अपने आप देने का मन करेगा, रिजल्ट आपका अपने आप अच्छा आएगा। 3 में से एक फैक्टर भी आप हटा दो, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये मेरा आप लोगों के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन स्पीच थी। मैं आप लोगों की वीकनेसेस को समझ रहा था। देखो, मेरा प्लान बिल्कुल क्लियर है, मैं आप लोगों को हर चीज समझाकर सिखाकर चलता हूँ। अगर कोई बच्चा छूट रहा होता है तो मैं उसको हमेशा एक्स्ट्रा टाइम देकर चलता हूँ कि इस टाइम पर मेरे पास में आ जा और आकर जो चीज तेरी छूट गई उसको कर ले। पर कोई बच्चा अगर छोड़ते चला जाएगा, छोड़ते चला जाएगा, छोड़ते चला जाएगा, तो क्या सच में मेरे पास अनलिमिटेड टाइम है? आप बताओ, क्या सच में मेरे पास अनलिमिटेड टाइम है? थैंक यू। मेरे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, मेरे पास लिमिटेड टाइम है, और वो सबके लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबको देना है, जिससे में जिसको जहां जरूरत है उसको वहां पर देना है। देखो, क्लास 12 3D लाइन का एक ट्रिकी क्वेश्चन है, और ये ट्रिकी क्वेश्चन भी मैंने ना बोर्ड क्वेश्चंस में देखा आपका, तो मुझे क्लियर हो पाया कि मतलब कि ये क्वेश्चन इस टाइप के भी होते हैं। देखो ध्यान समझना, क्वेश्चन है हमारे पास x-2/3 इज इक्वल्स टू y+1/-2, उसके बाद कॉमा लगा रखा है। z इक्वल्स टू कितना आपके पास में 2 है, और एक आपके पास x-1/1 2y+3/3, और ये आपके पास है z+5 अपॉन में कितना आपके पास में 2 है। अब टीचर कहता है आपके पास में इन दो लाइंस के बीच में आप एंगल निकालो। देखो जी, हमारे पास दो लाइंस के बीच का एंगल हमारे को फाइंड आउट करना है, और क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में हमारे को गिवन है। अब ये जो कॉमा लगा है ना, इसको सॉल्व करने के लिए इसको वापस से कार्टेशियन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनती है, ये बनेगी x-2/3, y+1 को आप लिख दोगे y-(-1/-2) इज इक्वल्स टू, अब देखो ये कॉमा का साइन था लेकिन यहाँ पे इज इक्वल्स टू लगाया है, तो इस 2 को आप लेफ्ट में लेकर आओगे, बन जाएगा z-2, वहां पर कुछ नहीं बचा तो नीचे आ जाएगा इसके 0। और ये एक अजीब सी चीज है, जबकि आप ये बात जानते हो किसी भी चीज को 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आपको उसका डायरेक्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 ही लिखना पड़ेगा, z-2 के अपॉन में 0 ही लिखना पड़ेगा। बस ये इसका कन्वर्ट करने का तरीका है। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप इसके अंदर जानते हो बहुत अच्छे से कि इसकी जो वेक्टर फॉर्म होगी वो होगी 2i प्लस में -1j प्लस में कितना होगा 2k प्लस में लैम्डा टाइम्स 3i 2j और 0k। मैं सही कर रहा हूँ ना? हाँ ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखेंगे, x-1/1 है जी, लैम्डा टाइम्स 3i ओके -2j, ठीक है, और प्लस का 0k। अब देखो x-1/1 ठीक है, आपने ऐसे 2 कॉमन लेना होगा, तो 2 कॉमन लोगे तो ये बनेगा y प्लस में 3/2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू कितना है z+5/2। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x-1/1 y माइनस का 3/2 अपॉन में कितना हो जाएगा 3/2, z माइनस का 5 अपॉन में कितना आपके पास में 2 है। अब आप इससे वेक्टर r निकालोगे तो ये होगा i प्लस में -3/2 j माइनस का 5 k और प्लस का लैम्डा की जगह म्यू टाइम्स i प्लस 3/2j और प्लस में कितना आपके पास में 2k। ये हमारे पास आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो एक आपके पास में b1 और एक आपके पास में क्या है b2 है, तो ये आपका b1 है और ये आपके पास में b2 है। आपको क्या निकालना है cos थीटा, तो cos थीटा कितना होगा आपके पास b1 डॉट में b2
अपॉन में B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड, आंसर निकलाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, दोनों हो गए थे आपके। ठीक है, अब देखो सुनो, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी आपको लर्न करा देता हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपके पास में कि आप रेयर टू डेंसर मीडियम में क्या होगा और डेंसर टू रेयर मीडियम में क्या होगा, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, स्फेरिकल सर्फेसेस अगर आपके पास में होती हैं तो मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ सिखाऊंगा और आपको क्लियर भी होगा। चलो जी स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपके पास में आपको सिखाता हूँ, आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ जिससे कि आप फॉर्मूला लर्न कर पाओगे। मतलब ये ट्रिक आपको फॉर्मूला लर्न करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। देखो ये ट्रिक क्या है, देखो इस ट्रिक के अंदर हम लोग सबसे पहले लेके चलते हैं कि देखो आपके पास ये होता था आपका डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है, और एक होता था आपके पास रेयर टू डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता था और इमेज यहाँ पर फॉर्म होती थी। ये करा है आप लोगों ने, ऑब्जेक्ट यहाँ होता था और इमेज आपकी यहाँ फॉर्म होती थी। ये आपने दोनों करे हुए ना आप लोगों ने। देखो अगर कोई टॉपिक मिसिंग हो तो मेरे को बता दो, मैं उसको करा दूंगा। ठीक है, तो देखो ओ से लेकर ओ डैश तक ये इमेज बनती थी। ये क्या आपके पास में डेंसर मीडियम और ये क्या आपके पास रेयर मीडियम। ये क्या आपके पास डेंसर मीडियम और ये क्या आपके पास रेयर मीडियम। अब जरा ध्यान समझना, जो चीज़ सिखा रहा हूँ उसको ध्यान दो। आप मुझे बताओ, सबसे पहले मैं आपके पास डेंसर से लेके चल रहा हूँ, आपके पास में रेयर में आप जा रहे हो। तो कहाँ से कहाँ पर जा रहे हो, μ2 से आप μ1 में जा रहे हो। तो μ2 से किस में जा रहे हो आप, μ1 में। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट निकला था आप उसमें याद रखो, आप μ2 से μ1 में जाते हो तो आप लिखो μ1 माइनस μ2 और वहाँ भी लिख दो μ1 माइनस में कितना आपके पास है μ2। ये जो आपके पास है μ1 माइनस μ2, जब आपने μ1 माइनस में μ2 लिखा वहाँ भी लिखा μ1 माइनस में μ2। तो देखो इस वाले केस में ये जो μ1 माइनस में μ2 होगा, इस वाले केस में ये μ1 माइनस μ2 के केस में इस साइड में अगर आप आओगे, मतलब आप टुवर्ड्स आप लेफ्ट जाओगे तो यहाँ पर होगी आपके पास में इसकी रेडियस। इसकी रेडियस को क्या नाम रख दिया आपने, आर लिख दिया। और μ1 में कौन है आपके पास, एक इमेज बन रही है। इमेज को क्या लिखा आपने, वी लिख दिया। और μ2 में कौन है, ऑब्जेक्ट है, आपने क्या लिखा, यू लिख दिया। आपका फाइनल रिजल्ट ये निकल कर आया था, आया ना बताओ। आपका जो फाइनल रिजल्ट निकला था वो ये निकला था μ1 माइनस μ2 अपॉन आर। μ1 के नीचे वी और μ2 के नीचे आपके पास में यू था। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लो, नया कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। जब आप कभी डेंसर से रेयर मीडियम में जाते हो और आपके पास में कुछ इस तरीके की स्फेरिकल सरफेस होती है, तो आपको जो फाइनल ग्रेड निकला था उसको याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ। आप μ2 से किस में गए हो, μ1 में, तो आप क्या लिखो μ1 माइनस μ2 और उधर भी लिखो μ1 माइनस μ2। जो आपका लेफ्ट में μ1 माइनस μ2 है उसके साथ आप इसकी रेडियस लिखो, जो भी आपके पास में सरफेस है। तो आपने क्या लिखा, आर लिख दिया। अब आप ये देखो μ1 में कौन है, μ1 में आपका एक इमेज बन रही है, ओ डैश है। ओ डैश क्या है, एक इमेज है। इमेज के लिए क्या लिखते हो आप, वी लिखते हो। तो इमेज के लिए आपने वी लिखा। μ2 में कौन है आपके पास, ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखते हो आप, यू लिखते हो। तो आपने यू लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आता। यहाँ तक का क्लियर है। अगर आप इसकी साइन कॉन्वेंशन पर जाओगे, अगर आप इस चैप्टर इसकी साइन कॉन्वेंशन पर जाओगे तो इसकी साइन कॉन्वेंशन में आर कैसा होगा, ये आपके पास में पोल है, रेडियस क्या आपके पास में यहाँ कहीं पर होगी, तो आर कैसा होगा, तो आर आपका नेगेटिव होगा। आपका वी कैसा होगा, पोल के राइट में, जो चीज़ पोल के राइट में वो कैसा होगा आपके पास में, पॉजिटिव होगा। और आपके पास में यू कैसा होगा, यू कैसा होगा, नेगेटिव। अब इसमें एक और बात ध्यान से समझो। देखो बच्चों, ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि लाइट रेज आपका लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो जब भी आप लाइट रे की डायरेक्शन में जाते हो तो सारे डिस्टेंसेस पोल से कैसे होते हैं, पॉजिटिव। और लाइट रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में आओगे तो सारे डिस्टेंसेस पोल से कैसे होंगे आपके पास, नेगेटिव। ये लाइट रे अगर आपके पास उल्टा आ रही होती है, वहाँ से लेफ्ट में आ रही होती है, जैसे कि इस केस में इसमें वही है। जैसे कि अगर लाइट रे सपोज करो राइट से लेफ्ट में आ रही होती तो मेरे को इससे मतलब नहीं था कौन लेफ्ट में कौन राइट में। मुझे सिर्फ बात समझ आता, लाइट रे की डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव, और जो लाइट रे से अपोजिट डायरेक्शन में है वो सारी चीज़ें नेगेटिव। जैसे इलेक्ट्रिक करंट में होता था, तो लाइट रे की डायरेक्शन में आफ्टर पोल को क्रॉस जो कर रहा है वो सारा पॉजिटिव है। लाइट रे की डायरेक्शन में जो पोल से पीछे रह गया है वो क्या, नेगेटिव।
ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, कितना भी ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है। आज मैं बैठ के ना पीछे के कुछ क्वेश्चन देख रहा था, मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन भी छाटे, इसके लिए मेरे को ना अनन्या ने मुझसे कहा था कि क्लास के बाद थोड़ा ये भी पता होना चाहिए टॉपिक के ऊपर बेस्ड कि क्वेश्चन किस तरीके के हमारे पास में पूछे जा सकते हैं। तो देखो आज मैं आपको पूरे क्वेश्चन और आंसर्स की फॉर्म में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का एक पूरा असाइनमेंट आपको भेजूंगा। बुक का एक असाइनमेंट है, पूरा बुक से बना हुआ है। बुक के क्वेश्चन आंसर्स है, सारे कॉन्सेप्चुअल है, टॉपिक वाइज। उन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को जब आप करोगे तो आपका रे ऑफ टेस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा और आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे। मतलब आप मुझसे इतनी सारी चीजें पूछोगे उसके अंदर, मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा, मतलब आपको एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें एक बार पहले आप पढ़ो, उनके कॉन्सेप्ट को समझो, फिर मैं जल्दी जल्दी आपको सारे एक्सप्लेन कर दूंगा। जो आपको डाउट्स होंगे उनको थोड़ा डेप्थ में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास तक आपको लर्न करा दूँ। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको इस केस में। अब आप इस केस में आ गए, इस केस में आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, रेस है, तो μ1 से कहाँ पर जा रहे हो आप, तो आप क्या लिखोगे μ1 से जब आप μ2 में जाते हो तो आप क्या लिखते हो, और वहां पर भी क्या लिखोगे आप μ2 माइनस μ1। लेफ्ट साइड में हमेशा कौन आती है, रेडियस। अब बताओ μ2 के अंदर कौन है, μ2 के अंदर ओ डैश है, ओ डैश का मतलब इमेज, इमेज का मतलब क्या होगा अभी, μ1 के अंदर कौन है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा आपके पास में यू होगा। ये दो चीजें बस आपको पता होनी चाहिए। इस केस में आर कैसा है, आर पॉजिटिव है। इस केस में यू कैसा है, सेंटर से राइट, जिधर लाइट रे जा रही है उसी डायरेक्शन में पोल के आप राइट में जा रहे हो, ठीक है। तो यू कैसा होगा आपका नेगेटिव, जिधर लाइट रे जा रही है पोल के आप लेफ्ट में जा रहे हो। वी कैसा आपके पास, जिधर लाइट रे जा रही है पोल के आप राइट में जा रहे हो, तो कैसा होगा आपके पास में पॉजिटिव। बस सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए। आर क्या है, नहीं क्या है, जो आपके पास में कर्व सरफेस है उसका कोई तो सेंटर होगा, वो किसी कर्व सरफेस का कोई सेंटर होगा तो कोई रेडियस भी होगी, वो रेडियस है। इस सेंटर से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है। आप यहाँ पे कंपास को रखोगे, यहाँ पे पेंसिल को रखोगे तो यही आर्क बनेगी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं इसको हम लोग। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।